Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to continue material cost. पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तक चीजें खत्म की थी. आज उसके आगे चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं. देखो, पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि भाई अगर हमको मटेरियल का कंट्रोल करना है ना, तो मटेरियल को जब हम खरीद रहे हैं दैट इज परचेस, तब कंट्रोल करो. मटेरियल को जब आपने अपने स्टोरेज में रख रखा है एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, तब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. उसके साथ साथ मटेरियल जब आप इशू कर रहे हो, इशू किस लिए, रॉ मटेरियल का इशू हम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इस टाइम पे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा. परचेस का कंट्रोल हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया टिल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं स्टोर्स में चीजें कैसे कंट्रोल होंगी. ठीक है, तो इसके लिए हम आज देखने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, प्लस उस पर कैसे कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा. मटेरियल का स्टोरेज और मटेरियल का कंट्रोल ना स्टोर कीपर की ड्यूटी होती है. स्टोर कीपर क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है जब मटेरियल को स्टोर करके रखता है. सबसे पहले तो वो ध्यान रखेगा कि भाई हमारा मटेरियल सेफली स्टोर हुआ है कि नहीं, है ना. दूसरा वो देखेगा कि इनके सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं, कितना इशू हुआ, कितना हमने परचेस किया, कितना हमने स्टोर्स में रखा. ये सारी चीज़ों का डिटेल्स कौन बना के रखेगा, स्टोर कीपर बना के रखेगा. प्लस जनरल कंट्रोल रखेगा, मतलब देखते रहेगा. वहाँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी वो वहाँ की सारी चीज़ों को देखता रहेगा. नेक्स्ट इनिशिएट करेगा परचेज रिक्विजिशन. हमने पिछली क्लास में ही देख लिया था कि परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है. जब स्टोर कीपर के पास मटेरियल रिक्विजिशन आता है फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो वो क्या करता है, परचेज रिक्विजिशन बना के परचेज डिपार्टमेंट को देता है ना. तो परचेज रिक्विजिशन बनाने का काम किसका, स्टोर कीपर का. चेक एंड रिसीव परचेज्ड मटेरियल, जो परचेज कर लिया हमने मटेरियल उसका इंस्पेक्शन, उसको इंस्पेक्ट करना और उसको रिसीव करना. गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट के थ्रू कौन करेगा, स्टोर कीपर करेगा. एक्शन फॉर स्टॉपेज फॉर फर्दर परचेसिंग, फर्दर परचेसिंग को रोकने का काम किसका है, इसका काम है. मतलब इसको अगर दिख रहा है कि अभी हमारे पास बहुत सारा स्टोर जमा हो चुका है, अब और खरीदने की जरूरत नहीं है, तो यही वो आदमी है जो रोक सकता है कि भाई अब परचेस करना बंद कर दो, हमारे पास पहले से बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है. ठीक है. इशू मटेरियल ओनली इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, मटेरियल इशू करने का काम भी इसका है. और ये भी ध्यान रखेगा कि भाई रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में ही इशू हो, बिना मतलब का एक्सेस क्वांटिटी हम किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं इशू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टोर्स. जैसे हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा था ना कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होते हैं, सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलर वे में जो हम स्टोरेज रख रहे हैं, मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. पहला तो सेंट्रलाइज, दूसरा डिसेंट्रलाइज, जैसा हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा था. इसके अलावा सेंट्रल स्टोर विद सब स्टोर वाली सिचुएशन भी यहाँ पे अवेलेबल होती है. सेंट्रलाइज्ड स्टोर क्या होता है, जब हमारा ये पूरा डिपार्टमेंट, पूरा ऑफिस है, इसके लिए एक ही स्टोरेज है. ठीक है, मतलब यहाँ फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, लेकिन स्टोरेज हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है. नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड स्टोर विद सब स्टोर. सब स्टोर में क्या होता है, हमारे पास एक ही सेंट्रलाइज स्टोर है, पर अलग अलग जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वहाँ छोटे छोटे सब स्टोर्स हैं. मतलब ये खुद से जाके परचेज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट ना सेंट्रलाइज्ड स्टोर को बताते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड स्टोर इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और ये थोड़ा बहुत ही सामान रखते हैं जो कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. फिर आता है डिसेंट्रलाइज स्टोर. डिसेंट्रलाइज स्टोर के लिए कोई सेंट्रलाइज वाला नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स होते हैं अलग अलग. ठीक है, तो इसका अलग स्टोर होगा, इसका अलग स्टोर होगा, इसका अलग स्टोर होगा, इसका अलग स्टोर होगा. ये अपना परचेस खुद जाके बाहर से खरीदेगा, ये भी अपना परचेस खुद से करेगा, ये भी अपना परचेस खुद से करेगा. ठीक है, तो ये सब अपना अपना चीज अपने आप संभालते हैं जब हम उसको डिसेंट्रलाइज स्टोर्स बोलते हैं. ठीक है. अब देखो सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, मटेरियल्स आर रिसीव्ड बाय एंड इशूड फ्रॉम वन स्टोर डिपार्टमेंट. इसका एडवांटेज क्या है, ये हमको ज्यादा बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है. नॉर्मली ना डिसेंट्रलाइज में क्या है, देखो हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको कंट्रोल रखने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हर एक फैक्ट्री ने अपना अपना स्टोर बना के रखा है, तो इन सारे स्टोर का रिकॉर्ड उनको अलग अलग चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टोर होता तो उससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल आता हमारे पास. नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ स्टॉक, कम खर्चे में हमारे पास अच्छे स्टाफ आ जाएंगे, है ना. क्योंकि देखो अगर सबका अलग अलग स्टोर होता तो सब अपना अपना स्टाफ बना के रखते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास सिर्फ एक सेंटर स्टोर है, तो यहीं पे बस हमको स्टाफ रखने की जरूरत है, बाकी जगह जरूरत नहीं है. तो इस केस में हमारे पास स्टाफ का खर्चा कम हो जाता है. नेक्स्ट बेटर सुपरविजन हमको प्रोवाइड करता है.
क्योंकि देखो हमारे पास एक ही जगह स्टोर है तो हम ज्यादा अच्छे से उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कैन बी मिनिमाइज। कई बार ऐसा हो जाता है ना, डुप्लीकेशन हो जाता है, एक ही स्टॉक बार बार खरीदा जाता है अलग अलग फैक्ट्री के द्वारा। लेकिन अगर हमको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इतनी क्वांटिटी में लगता है पूरी जगह, तो हम उतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीद के सेंट्रलाइज्ड स्टोर में रख देंगे। तो उस केस में सब कोई ना एक्स्ट्रा डुप्लीकेशन टाइप से नहीं खरीदेंगे चीजें। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंट्रोल। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक स्टोर है, हमने बोला कि हम इसका अच्छा सुपरविजन करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही स्टोर मेंटेन करना है। इन दैट केस सुपरविजन अच्छा होगा तो अपने आप अगर कोई ऑब्सोलेंस आ रहा है हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये वाला स्टॉक ऑब्सोलीट होने वाला, हमको जल्दी जल्दी इसको निकालना पड़ेगा और इसका और परचेस करना बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इकोनोमाइजिंग ऑन स्पेस, पर्सनल एंड इक्विपमेंट। सब कोई जब अपना अपना बना रहे थे ना स्टोर, इन दैट केस हमको सब जगह स्पेस की जरूरत पड़ रही थी। पर अब क्या हो रहा है, हमको एक ही जगह स्पेस चाहिए और यहीं पे हम सारा सामान रखने वाले हैं। इन दैट केस अब जो हमारी जगह की रिक्वायरमेंट थी ना वो भी कम लगेगी, कम जगह में ज्यादा सामान आ पाएगा। ठीक है, इकोनोमाइजिंग ऑन स्पेस, पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, देखो सेंट्रलाइज स्टोर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई तुम यहाँ पे हो, हमारी फैक्ट्रीज अलग अलग जगह पे हैं, आपको जब भी इनको सामान चाहिए होगा ना इनको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बिना मतलब का जो डिले हो रहा है ना ये झेलना पड़ता है। कब, जब आप सेंट्रलाइज्ड स्टोर रखते हो। यूजर डिपार्टमेंट्स आर फार अवे। हमको पता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो बहुत दूर दूर है, तो इस केस में क्या हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मटेरियल टाइम पे ना पहुंचे, डिले हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया ना, मतलब ब्रेक डाउन हो गया, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, समझ लो इस फैक्ट्री को अभी चाहिए इनको मटेरियल, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट का सारे जो भी ट्रक्स थे सब खराब हो गए। इन दैट केस यहाँ पे अब ये प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसके अलावा अगर सेंट्रलाइज्ड स्टोर के जो भी हमारे स्टाफ है ना उन्होंने नाटक कर दिया ना, उन्होंने स्ट्राइक भी कर दी ना, तो हमारी तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी क्योंकि वो पूरा का पूरा इस सेंट्रलाइज्ड स्टोर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेटर चांसेस ऑफ लॉसेस। एक ही जगह तुम सारा सामान रख दोगे तो अगर समझ लो फायर लग गई तो गया तुम्हारा सारा चीज, अगर चोरी हो गई तो गया सब कुछ। ठीक है, तो एक ही जगह रखने के ये सारे हमारे नुकसान होते हैं। अब देखो जो हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं ना सेंट्रलाइज्ड स्टोर के, यही सारे हमारे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के एडवांटेजेस बन जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वहां कम हो जाता है, यूजर डिपार्टमेंट्स के पास ही होता है स्टोर्स, तो उस केस में उनको फार अवे वाली सिचुएशन तो अराइज ही नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, इंटर डिपार्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का स्टोर हमारे पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे स्टाफ नाटक कर दिए तो एक पर्टिकुलर जगह के नाटक करेंगे ना, सब जगह के एक ही बार में कर देंगे क्या, ऐसा नहीं होता। तो उस केस में भी सिर्फ एक ही जगह रुक रहा है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रुक रहा है, और लॉसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि अगर एक जगह आग लग रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी लग जाए उसी समय, है ना। तो इस केस में हमारे लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। किस केस में, डिसेंट्रलाइज में। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक इंडिपेंडेंट स्टोर होता है, खुद का डिपार्टमेंट्स के पास अपना अपना खुद का स्टोर होता है। जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा ना अलग अलग, उनके सबके पास अपना अपना स्टोर होता है, स्टोर कीपर होता है हर एक डिपार्टमेंट में। बस प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है पता है, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपको हर एक जगह स्टोर मेंटेन करना है, तो वो जगह की पहले तो खर्चा, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टाफ का खर्चा, वहाँ पे अलग से परचेस का खर्चा, तो वहाँ पे हेवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रलाइज स्टोर विद सब स्टोर। तो इसमें क्या है ना, सेंट्रलाइज स्टोर के बेनिफिट्स भी हैं और डिसेंट्रलाइज के फायदे भी हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रलाइज जो स्टोर है उसके बाद हर एक फैक्ट्री के पास अपना अपना छोटा छोटा सब स्टोर है। ये सब स्टोर खुद से जाके नहीं खरीदते, ये क्या करते हैं, ये सेंट्रलाइज स्टोर से सामान ले लेके आ जाते हैं जितना हमारी जगह में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सब स्टोर्स जो होते हैं वो नियर द फैक्ट्री होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, पहली बात तो स्टोर्स बहुत जल्दी इशू हो पाता है क्योंकि आपके पास खुद का सब स्टोर है तो आप इजीली इशू करा पाते हो। सेंट्रलाइज में बहुत दूर है, उतना दूर कौन जाएगा बार बार इशू कराने। ठीक है, कन्फाइंस द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज स्टोर। सेंट्रलाइज के एडवांटेजेस हमको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट, ये हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम कर देता है क्योंकि देखो अब मेरे पास मेरा स्टोर है तो मैं यहीं से जाके ले सकती हूँ। मेरे को पहले क्या हो रहा था पता है, मेरे को पहले मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये जो सेंट्रलाइज स्टोर है वो यहाँ पे, मेरे को लाने में इतना दूर का हैंडलिंग का खर्चा मेंटेन करना पड़ रहा था। पर अब मेरे पास खुद का स्टोर है तो इतना हैंडलिंग का खर्चा नहीं होता मेरे को। ठीक है, रिड्यूसेस द हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट अवॉइड्स द मेंटेनेंस ऑफ इलैबोरेट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है मैं बताती हूँ। डिसेंट्रलाइज में सारे के सारे स्टोर्स ना अपना अपना रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करते हैं, तो इन दैट केस बहुत सारा इन्वेंटरी
इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड में क्या है, हमको एक ही जगह इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और यही बेनिफिट हमको सेंट्रलाइज्ड विद सब स्टोर में मिलता है, क्योंकि सब स्टोर जो है ना वो सिर्फ अपनी ये छोटी सी इन्वेंट्री का मेंटेन करते हैं, बाकी इन सब का पूरा मेंटेन करने का काम किसका है, सेंट्रलाइज का। तो इसके बेनिफिट्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं कि भाई जो इलेबोरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड है ना वो सिर्फ एक जगह बन रहा है, दैट इज सेंट्रलाइज स्टोर में। बाकी सब छोटे छोटे सब स्टोर्स में हमको इलेबोरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, जैसे एज्यूम करो हम ना अलग अलग ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग आटे की ब्रेड बना रहे हैं। मैं ब्रेड बनाती हूँ व्हीट के आटे से, मैं मैदे से भी बनाती हूँ, मैं ज्वार से भी बनाती हूँ, मैं बाजरे से भी बनाती हूँ। मैंने अलग अलग आटे का ब्रेड बनाना चालू कर दिया। इन दैट केस मैं क्या कर सकती हूँ, मटेरियल को अलग अलग डिवाइड करके रख सकती हूँ कि भाई व्हीट वाला जो आटा है ना उसको अलग रखो, मैदे का आटा अलग रखो, ज्वार का अलग रखो, बाजरे का अलग रखो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, हम सबको मिक्स करके एक ही जगह पे पटक देंगे सब कुछ, इन दैट केस विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट जो मटेरियल हमको जब चाहिए होगा ना हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बेटर है कि हम क्या करें, चीजों को क्लासिफाई करें और अलग अलग करके बाइफरकेट करके चीजों को रखें। क्लासिफिकेशन में हमारा कोडिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब आप मटेरियल्स को कोड कर देते हो ना तो आपको हर बार उनका पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि समझ लो मैं व्हीट यूज कर रही हूँ 2 अलग अलग तरीके का, 3-4 अलग अलग तरीके का, इन दैट केस मेरे को सबका अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ये है आशीर्वाद वाला, ठीक है, ये है पतंजलि वाला, ये है कोई और ब्रांड का, ये है कोई और ब्रांड का। इन दैट केस मेरे को सबका अलग अलग नाम लिख लिख के रखना पड़ेगा अगर मैं चीज़ों को कोड नहीं कर रही हूँ। पर अगर मैंने कोड बना लिया कि भाई व्हीट का जो आशीर्वाद वाला होगा ना उसका कोड होगा 001, ये जो हमारा पतंजलि वाला होगा ना उसका कोड होगा 002। हमने क्या किया, चीजों को अलग अलग कोड कर दिया। कोड करने से हर बार उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, इस डिस्क्रिप्शन का चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ उस कोड को बताने की जरूरत है कि ये कोड वाला सामान दे दो, उस कोड में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन वैसे ही इंक्लूडेड है। तो वही कोडिफिकेशन ना हमारे पास 5 अलग अलग तरीके से होती है। पहला आता है अल्फाबेटिकल स्कीम। यहाँ पे हमने नाम रख देते हैं, हम जैसे माइल्ड स्टील शीट्स है हमारे पास तो उसका नाम हो जाएगा MSS। जैसे हमारे पास आशीर्वाद आता था तो आशीर्वाद का नाम हमने A रख दिया, पतंजलि का P रख दिया, अदर ब्रांड का B रख दिया, X का X रख दिया। तो इस केस में हमने क्या किया, अल्फाबेटिकल स्कीम में चीज़ों को रख दिया। न्यूमेरिकल स्कीम, जब मैं 001 रख रही थी, 002 रख रही थी तो ये क्या था, नंबर्स में भी चीज़ों को प्रेजेंट कर रही थी। तो इसमें देखो कैसे किया गया। स्टील है, स्टील का मेन कोड है 300। स्टील के अंदर अलग अलग टाइप के स्टील्स आते हैं तो 310, 311, 312 इन्होंने रख दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि व्हीट का कोड है 100। अब व्हीट के अंदर जितने भी अलग अलग आएंगे उनके 101, 102, 103, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेसिमल स्कीम। जब हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं ना उसकी जगह पॉइंट लगा दोगे ना तो वो डेसिमल स्कीम बन जाता है। जैसे मैंने व्हीट का कोड रख दिया 1.00, ठीक है। मैंने व्हीट की एक क्वांटिटी का रख दिया 1.01, दूसरी का रख दिया 1.02, तीसरी का रख दिया 1.03, ठीक है। तो इसमें हमने डेसिमल स्कीम का हेल्प लिया। ब्लॉक स्कीम, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अलग अलग ब्लॉक्स बना देते हैं कि भाई देखो रॉ मटेरियल वाले सारे 1 to 999 आएंगे, 1000 to 199 आएंगे स्टोर्स एंड स्पेयर्स में, 2000 to 2999 फिनिश गुड्स में आएंगे, ठीक है। तो अगर इनके बीच का कोई भी कोड होगा तो वो फिनिश गुड्स का होगा, इनके बीच का कोई भी कोड होगा तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स के लिए होगा, इनके बीच का कोई भी कोड होगा तो वो रॉ मटेरियल के लिए होगा। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन स्कीम। कॉम्बिनेशन स्कीम में हम अल्फाबेट और न्यूमेरिकल को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे MS01, MS02, MS02, तो यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए हमने MS यूज कर लिया, उसकी अलग अलग कैटेगरी के लिए 01, 02, 04 यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोडिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं और कोडिफिकेशन करते हैं ना तो उसके हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहली बात तो भाई तुम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई देखो 001 वाला मेरे को मटेरियल दे दो, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, मेरे को सिर्फ एक कोड बोलने की जरूरत है। इजी आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन हो सकता है उनका। मिनिमाइजेस द रिकॉर्डिंग विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। हर बार जब मटेरियल आएगा हमारे पास तो उसको पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मटेरियल का कोड है, हम कोड लिख देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। सिंपल टू ऑपरेट है क्योंकि कोड का इस्तेमाल करके हम चीजें इजिली
कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजिली मटेरियल इशू करा सकते हैं, परचेस करा सकते हैं, स्टोर में मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनेटली सेव्स टाइम्स एंड मनी, क्योंकि भाई हमको बार बार जब भी मेरे को मटेरियल चाहिए होगा तो मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा भाई व्हीट दे मेरे को, आशीर्वाद आटे वाला दे, 1 किलो वाला पैकेट दे। मैं क्या करूंगी, वो सबको मैं कोड कर दूंगी कि भाई 001 वाला व्हीट दे दे, तो उसके अंदर आशीर्वाद आटा 1 किलो सब मेंशन्ड है अंदर ही। तो इससे मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरा पैसा भी बच रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। ये लेवल्स क्या है, तो ये ना स्टॉक की अलग अलग क्वांटिटीज है। सबसे पहले आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल होता है वो लेवल जहां पे अब हमको स्टॉक खरीदना बंद कर देना चाहिए। ये लेवल इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा हमको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीऑर्डर लेवल। ये मैक्सिमम लेवल से नीचे होता है और ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे हमको वापस से परचेस करना चालू कर देना चाहिए। मतलब हम अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि भाई बस अब थोड़े ही दिन हमारा सामान चल सकता है, तो अब हमको परचेस कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से भी नीचे आता है। इस टाइम तक हम परचेस डिपार्टमेंट को बोलते हैं जल्दी परचेस लेके आओ यार, क्या कर रहे हो तुम, अभी तक परचेस नहीं किया तुमने सामान को। ठीक है, तो ये मिनिमम लेवल होता है। इसके नीचे पहुंच गए तो हो गया कल्याण, फिर तो परचेस डिपार्टमेंट अपना काम ही नहीं कर रहा है, समझ लो। तो इन दैट केस स्टोर्स डिपार्टमेंट को हो जाना पड़ता है सतर्क। अब वो क्या करेगा, वो इशू ना सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की करेगा, क्योंकि अब हमारे पास मटेरियल कम हो गया है, तो हम सब किसी भी काम के लिए मटेरियल इशू नहीं कर सकते। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट काम के लिए सिर्फ मटेरियल का इशू किया जाएगा। ठीक है, ये हैं अलग अलग लेवल्स और इनका फॉर्मूला हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमारे सारे के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। देखो, ये हमारी फैक्ट्री है जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं। हमको जब भी सामान चाहिए होता है ना, तो हम परचेस का ऑर्डर प्लेस करते हैं। परचेस को ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे पास ना मिनिमम टाइम की अगर बात करूँ ना, तो 4 दिन में आ जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अभी तक सिर्फ 6 दिन ही लिया, तो मैक्सिमम हमारा 6 दिन, और नॉर्मली ज्यादातर सिचुएशन में 5 दिन में हमारे पास सामान आ जाता है। फैक्ट्री में हम हर रोज ना मैक्सिमम अगर कंजम्पशन की बात करूं तो 200 यूनिट्स तक कंज्यूम कर लेते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं करते। नॉर्मली हम 150 यूनिट पे चलते हैं, और जब मिनिमम हमारा ज्यादा प्रोडक्शन का लोड नहीं है तो हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं पर डे। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए बताओ। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भाई हम तो सेफ साइड में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हमारा मटेरियल जब एकदम खत्म होने वाला हो ना तब हम रीऑर्डर करें। हम रीऑर्डर ऐसी सिचुएशन में करना चाहते हैं जहां पे हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटीज अवेलेबल हो। तो वो बोलेंगी कि भाई ये एज्यूम करके चल लो, टेंशन लेना नहीं है हमको, तो ये एज्यूम करके चल लो कि हमारा जो परचेस है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन में हमारे पास आएगा, तो मैक्सिमम 6 दिन वाला ले लेंगे आप। और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमने भी मैक्सिमम कंजम्पशन कर लिया, मैक्सिमम जो है 200 यूनिट्स। तो हमने बोला कि भाई जो रीऑर्डर लेवल है ना वो होगा हमारा 6 दिन लगने वाले हैं मेरे सामान में आने में, प्लस मैं कंजम्पशन कर रही हूँ 200 यूनिट्स के हिसाब से हर दिन। तो मेरा जब 1200 यूनिट्स होगा तब मैं रीऑर्डर प्लेस कर लूंगी। तो इससे हमको ये समझ आ गया कि भाई रीऑर्डर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर आता है मिनिमम लेवल। मैं मिनिमम जो है वो मेरा रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है, ये तो मेरे को पता है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस। ठीक है, अब मैं माइनस क्या करूं, मैं माइनस में ये चाहूंगी क्या कि मेरा मिनिमम लेवल जो है वो 0 में चले जाए। कभी नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मिनिमम जो है वो 0 चले जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ जाएगा। हम चाहेंगे जो हमारा मिनिमम है वो रीऑर्डर से नीचे जरूर हो पर 0 कभी ना जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे क्या मैक्सिमम से। अगर मैं रीऑर्डर लेवल को मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम से माइनस कर दूंगी ना, मतलब मैंने 1200 को 1200 ही से माइनस कर दिया तो 0 पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमको करना नहीं है। हम बोलेंगे कि भाई ये एज्यूम करके चल लो कि तुमने नॉर्मल का लीड टाइम लिया और नॉर्मल तुम कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं रीऑर्डर लेवल से क्या माइनस करूंगी, नॉर्मल लीड टाइम दैट इज 5 days एंड नॉर्मल कंजम्पशन दैट इज 150। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल था हमारा 1200 माइनस 150 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 750। तो 1200 माइनस 750 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 450। ये बन जाएगा क्या, मेरा मिनिमम लेवल। कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने रीऑर्डर लेवल में से माइनस किया नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल को स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने मिनिमम लेवल कर लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये था हमारा मिनिमम लेवल।
हमने रीऑर्डर लेवल निकाल लिया कि भाई रीऑर्डर की क्वांटिटी जो है 1200 है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम कंपेयर करके देख लें कि भाई हमारी क्या क्या क्वांटिटीज आई हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में मैं क्या चाहूंगी कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हो, तो मैं ये एज्यूम करूंगी मेरे पास रीऑर्डर वाली क्वांटिटी तो है ही, रीऑर्डर लेवल वाली क्वांटिटी। इसके अलावा रीऑर्डर करने पे जो क्वांटिटी आएगी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो बैच हमारे पास आएगा ना, वो बैच इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा जो मैक्सिमम लेवल है इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। जब मैं रीऑर्डर प्लेस कर रही हूँ दैट इज 1200 यूनिट्स, प्लस रीऑर्डर करने पे जो क्वांटिटी मेरे पास आएगी दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस। इसमें मैं माइनस क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई जब मैं मिनिमम लेवल ले रही थी तो मैंने नॉर्मल कंजम्पशन किया था, जब मैं रीऑर्डर ले रही थी तो मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन किया था। अब मैं मैक्सिमम लेवल ले रही हूं, मतलब मैं यहां से माइनस क्या करूंगी, सबसे कम वाला, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लेवल चाहिए। मैक्सिमम लेवल में सबसे कम क्या है हमारे पास, 4 days एंड 100 यूनिट्स, तो मैं सबसे कम वाले को यहां से माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगी मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हम अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 200 है, ठीक है। तो मैंने बोला रीऑर्डर लेवल है मेरा 1200, मैं 200 एक बार में मंगाऊंगी, मैं मिनिमम कंज्यूम करती हूँ 400, इसको मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैं एक बार में 600 मंगाऊंगी, ठीक है। तो 1800 माइनस 400 करते हैं हम, तो हमारे पास 400 यूनिट्स आ जाएंगे मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब हमारे मिनिमम क्वांटिटी से भी नीचे। इसमें मैं क्या बोलूंगी, भाई देखो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई देखो हमारी सिचुएशन अभी खराब है, जरूरी नहीं है कि हमारा मटेरियल हमको जल्दी मिल जाए, हमारी सिचुएशन खराब है और खराब नहीं करते मिनिमम 4 दिन को लेके, हम बोलेंगे कि हमारा मटेरियल तो मैक्सिमम दिनों में ही मिलेगा, पर हम हमारा कंजम्पशन तो रोक सकते हैं ना, हम हमारा कंजम्पशन मैक्सिमम में नहीं जाने देंगे बिल्कुल। हम बोलेंगे कि हम 150 यूनिट्स नॉर्मल वाली सिचुएशन पे ही चलेंगे, हम मैक्सिमम वाली चीज कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी खराब है, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम हम लेके चलेंगे, कब, जब हम डेंजर लेवल निकालते हैं। तो डेंजर लेवल is equal to 150, that is normal consumption, and lead time is 6, 150 into 6 that is equal to 900. I hope clarity आई हो। इसी के साथ हमने सारी की सारी क्वांटिटीज वाला सिचुएशन कवर कर लिया। अब देखो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मैंने क्या समझाया था आपको कि मैक्सिमम सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद रीऑर्डर लेवल आएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर डेंजर आएगा। पर इस सिचुएशन में देखोगे ना तो मिनिमम लेवल मेरे डेंजर से भी नीचे चले गया, तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, क्वेश्चन के ऊपर है। नॉर्मली इससे वो मत डरना कि यार ये तो गलत आ गया, शायद कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, ठीक है आपकी। सबसे पहले मेरा मैक्सिमम लेवल सबसे ऊपर है, फिर इसके बाद रीऑर्डर लेवल आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से डेंजर लेवल रीऑर्डर लेवल के बाद में आ रहा है और उसके बाद मिनिमम लेवल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई हो, सारे फॉर्मूले समझ आ गए हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो, फटाफट से मैं समझा देती हूँ क्योंकि हमने सब कुछ समझ लिया है कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, रीऑर्डर क्या होता है, तो अब बस उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, एक मेजर्स ट्यूब लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी, टीवी के लिए पिक्चर ट्यूब्स बनाते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 में इन्होंने क्या ऑपरेशन किया वो हमको दिया हुआ है। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड थी 2000 ट्यूब्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट है 20% पर आनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब है 500 पर ट्यूब। नॉर्मल यूसेज में 100 करती हूँ, मिनिमम यूसेज 50 करती हूँ, मैक्सिमम यूसेज 200 करती हूँ। लीड टाइम मेरे को 6 से 8 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, 6 से 8 मतलब 6 मेरा हो गया मिनिमम, 8 मेरा हो गया मैक्सिमम, और इन दोनों के बीच का एज नॉर्मल टाइम मेरे को नहीं दिया है तो मैं इसको मान लूंगी ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब मेरे को यहाँ पे ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी निकालना है, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सबसे पहले एनुअल डिमांड। कहाँ दिया है एनुअल डिमांड, ये तो रहा सामने है ना, ये हमारी डिमांड थोड़े ना है, ये तो मार्केट की डिमांड दी हुई है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट इज नॉर्मल यूसेज, क्योंकि अलग से नहीं दिया हुआ है, ये मार्केट का डिमांड दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे, हमारी नॉर्मल यूसेज को, ठीक है। और ये नॉर्मल यूसेज पर वीक दिया है, नॉर्मली एनुअली हम एज्यूम करते हैं कि 52 वीक्स है, तो हम बोलेंगे कि 100 पर वीक मल्टीप्लाइड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 5200 हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट
इसके बाद मेरे पास आता है एनुअल डिमांड, मैंने निकाल लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है, इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20% ऑफ 500, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO अपॉन C, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 5200 मल्टीप्लाइड बाय ओ की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय C क्या है 500 का 20%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 102 ट्यूब्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है फॉर्मूला, हम एज्यूम करते हैं कि हम मैक्सिमम सब चीज कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहे हैं और मैक्सिमम लीड टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन देखो कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन है 200 और मैक्सिमम लीड टाइम है 8 दिन। तो मैं बोलूंगी 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1600। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर रीऑर्डर लेवल दैट इज 1600। इससे मैं क्या माइनस करूंगी, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, बिल्कुल नहीं, हम नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल लीड टाइम माइनस करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 900। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, जब हम रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, जो हमारी 102 आई है इस सिचुएशन में, इसमें हम जब माइनस कर देते हैं हमारा कंजम्पशन एंड लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन है मेरा 50, मिनिमम लीड टाइम है मेरा 6, तो 50 इंटू 6, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 1402। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल हमारा कहाँ होता है, मैक्सिमम लेवल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 800। आई होप क्लैरिटी आई हो। यहाँ पे इससे मत डरना कि ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये प्रैक्टिकली आप नहीं देख रहे हो ना, इसीलिए क्वेश्चंस में हमारा ऊपर नीचे आ जाता है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल। तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी की सिचुएशन में देखोगे ना, तो अभी की सिचुएशन में रीऑर्डर सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद मैक्सिमम आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिकली, पर क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है हमने वैसा सॉल्व कर दिया, तो इस चीज का बात का टेंशन मत लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, यहाँ पे ना हम सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे पास कितना इन्वेंट्री है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बिना फिजिकली काउंट किए। अब ये कैसे होगा भाई, तो देखो जब भी हम परचेस करेंगे ना, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई इतनी परचेस क्वांटिटी हमारे पास आई। जब भी हम इशू करेंगे तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब मेरे पास जितना आ रहा है मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, समझ लो मेरे पास 100 क्वांटिटीज आए, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसमें से 20 मैंने इशू कर दिए, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा है वो तो मेरे को पता चल गया ना भाई कि 80 बचा है। तो इसके लिए मेरे को जाके बार बार काउंट करने की जरूरत तो है नहीं, और इसके लिए मेरे को पूरा का पूरा बिजनेस बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम लगा लिया। अब इसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हम स्टॉक का फिजिकल काउंट भी करते हैं। हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इसीलिए लगाया था कि भाई हमको फिजिकली काउंट ना करना पड़े, पर अब फिजिकल काउंट भी कर रहे हैं। ये क्या है, तो देखो हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इसलिए लगाया ताकि हमको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बंद ना करना पड़े। एक दिन हमको पूरा क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, हमको इन्वेंट्री जानना है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हम सिस्टम में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, प्लस साथ साथ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग करेंगे। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में फिजिकली काउंट किया जाता है, पर उसके लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं किया जाता। हर रोज थोड़ा थोड़ा स्टॉक को काउंट कर लिया जाता है, जिससे कोई भी प्रोडक्शन का काम रुकता भी नहीं है और हमारी काउंटिंग भी हो जाती है फिजिकली एज वेल एज सिस्टम में, ठीक है। नाउ अब देखो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो हम स्टॉक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको करंट बैलेंस पता चल सके। कभी भी जब मैं सिस्टम में सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही हूँ परचेज इशू, तो मेरे को कभी भी पता चल सकता है कि मेरा स्टॉक का क्या क्वांटिटी है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्टोर्स हर रोज चेक होते रहते हैं। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग बेसिस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्टोर्स को चेक करते रहते हैं। स्टोर्स जिनका क्वालिटी इंस्पेक्शन बचा हुआ है वो वेरिफिकेशन के क्वांटिटीज में नहीं आते। जब हम काउंट करते हैं तो उनको नहीं गिनते, क्योंकि उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन बचा हुआ है। फिजिकल स्टॉक जो भी हमारा होता है ना, उसको बिन कार्ड और इन्वेंट्री टैग्स में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर स्टॉक वेरिफिकेशन शीट में रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर काउंटिंग, वेइंग, मेजरिंग और लिस्टिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज दी हुई है कि हमको अगर एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, तो इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर भी किया जाता है अंडर
कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ठीक है। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, उसके अंदर हम बिन कार्ड एज वेल एज स्टोर लेजर ये दोनों को इस्तेमाल करते हैं। अब बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये दोनों, उसको समझ लेते हैं। बिन कार्ड ना स्टोर कीपर बनाता है, स्टोर कीपर बना रहा है वो। स्टोर लेजर कौन बनाता है, स्टोर लेजर बनाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। तो बिन कार्ड बनाएगा स्टोर कीपर और स्टोर लेजर कौन बनाएगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस वाले बना देंगे स्टोर लेजर और बिन कार्ड कौन बना देगा, हमारा जो भी स्टोर कीपर है वो बना देगा। अब देखो बिन कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती है। अब वो स्टोर कीपर क्या जानेगा कि भाई किसकी कितनी वैल्यू है, वो सब तो वो नहीं मेंटेन कर सकता ना, वो सिर्फ वो क्वांटिटी मेंटेन कर सकता है। इसीलिए बिन कार्ड के अंदर जो स्टोर कीपर बनाता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती हैं, लेकिन जो स्टोर लेजर बनता है, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, वो उसमें क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू होती है। बिन कार्ड में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो ट्रांजेक्शन्स हुए तभी, लेकिन स्टोर लेजर में ट्रांजैक्शंस होने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इशू तो स्टोर कीपर ही कर रहा है। जब भी वो परचेस करके उसके पास आएगा तब वो रिकॉर्ड कर लेगा बिन कार्ड में, जब वो इशू कर रहा है तब वो रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन हमारे पास तो डिटेल बाद में आएगी ना कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास, इसीलिए हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली पोस्ट किया जाता है। जैसे एक परचेस आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर अगले दिन आया उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन स्टोर लेजर में जरूरी नहीं है कि हर एक परचेस, हर एक इशू को हम अलग अलग रिकॉर्ड करें, हम समराइज्ड वे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिन कार्ड, जो है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे हमने देखा था ना, जिसके लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट इशू करना पड़ रहा था, वो वाला एंट्री बिन कार्ड में रिकॉर्ड नहीं होता, वो स्टोर लेजर में रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। मूविंग टूवर्ड्स, देखो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट। ये भी ना हमारी क्वांटिटेटिव डिटेल्स के लिए ही है। यहाँ पे भी स्टॉक को सिर्फ वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे बिन कार्ड में रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन किया जाएगा क्वांटिटेटिव डिटेल्स को, ये स्टॉक लेजर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिन कार्ड की डेफिनेशन। बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं, हमने देख लिया। इन अ स्टोरेज लोकेशन इट इंक्लूड्स आइटम, स्टॉक लेवल एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कंटिन्यूअस स्टॉक ट्रेकिंग में क्या डिफरेंस है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहे हैं हमारे रिकॉर्ड को ऑफ द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड यूजिंग रियल टाइम डाटा एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं। जब भी परचेस दिखा तब रिकॉर्ड कर लेंगे, इशू दिखा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये रेगुलर बेसिस में किया जाता है, यूजुअली डेली बेसिस में किया जाता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। इसके अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री एक दिन में नहीं काउंट की जाती, इसके अंदर थोड़ा 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 करके हर रोज काउंट किया जाता है। दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सबसे पहले तो ये एनुअल फिजिकल स्टॉक चेक, जिसके लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ता है, उसकी जरूरत को खत्म कर देता है। अवॉइड डिसरप्शन टू रूटीन ऑपरेशन, कोई भी रूटीन ऑपरेशन को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। नेक्स्ट, रिलायबल डिटेल्स मेंटेन करता है, चेक रखता है सोर्स के ऊपर, क्विकली डिटेक्ट हो जाता है कोई भी एरर इरेगुलरिटी अगर दिख रही है, और इससे साथ साथ फ्यूचर अकरेंसेस भी रोक दी जाती है। कैसे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में तो मेंटेन हो ही रहा है, साथ साथ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग भी हो रहा है, जिसकी मदद से प्रॉपर चेक्स हम रख सकते हैं। कंपेयर करता है एक्चुअल स्टॉक को विथ ऑथराइज्ड लेवल, अवॉइडिंग एक्सेस स्टॉक। हम ऑथराइज्ड लेवल से एक्चुअल स्टॉक को चेक करते रहते हैं ताकि हमारा स्टॉक कभी भी एक्सेस ना जाए, ठीक है। फिगर्स रेडिली अवेलेबल है क्योंकि हमारा सिस्टमैटिकली वर्क हो रहा है। रीऑर्डर लेवल ऑफ वेरियस आइटम हम इजीली पता कर सकते हैं, एडिंग प्रोक्यूरमेंट, ताकि हम परचेस करके लेके आ सके। मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स हमको रेडिली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हमको स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए पूरा हमारी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की जरूरत नहीं। बिन कार्ड कौन बताता है, स्टोर कीपर बनाता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाता। फॉल्स, बिन कार्ड इज रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू। फॉल्स, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए बनता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आराम से आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने अब उसके बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में मैं रोज काउंट कर रही हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके एक दिन काउंट करते हैं, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, डन एट स्पेसिफिक इंटरवल सच एज मंथली और एनुअली। हमारा कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग ऑनगोइंग होता है थ्रू आउट द ईयर। अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ता है, कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द काउंट विच कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ बिजनेस। लेकिन कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में हम स्मॉलर बैचेस में काउंट करते हैं, रियल टाइम काउंट होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, जैसे बारकोड स्कैनर और RFID टैग्स। गोल क्या होता है,
यहाँ पे एक्यूरेसी इंश्योर करना होता है ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बाय वेरीफाइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अगेंस्ट द रिकॉर्डेड इन्वेंट्री। जो हमने रिकॉर्ड करके रखा है उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में कितना है उसको चेक करने के लिए हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करते हैं। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग क्यों किया जाता है? ताकि टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके इन्वेंट्री लेवल की और कंप्लीट शटडाउन करना ना पड़े। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आया हो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रहा है, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग जिसके अंदर फिजिकली काउंट किया जा रहा है लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह को एक एक दिन, और हमारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक है उसके अंदर भी फिजिकली काउंट किया जाता है लेकिन उसके अंदर पूरा शट डाउन करके सब जगह का एक ही दिन में कैलकुलेट किया जाता है, एक दिन या जितने भी दिन लग रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस आप तो करते ही होगे, हमने कई बार किया है कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, उसके बाद ये वाले चैप्टर्स, उसके बाद ये वाले चैप्टर्स, बस यही ABC एनालिसिस है। हम ए वाले चैप्टर्स को सबसे ऊपर रखते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, वो ज्यादा वेटेज रखते हैं, कम टाइम में खत्म हो जाते हैं। बी वाले टाइम ज्यादा लेते हैं थोड़ा और वेटेज थोड़ा कम रखते हैं। सी वाले टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, वेटेज बहुत कम रखते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे फॉलो होती है। ABC एनालिसिस एक ऐसा मेथड है स्टॉक कंट्रोल का जिसका फोकस होता है ऑन आइटम्स दैट रिक्वायर द मोस्ट अटेंशन। ऐसे आइटम पे हम फोकस करना चाहते हैं जिसपे हम ज्यादा अटेंशन दे सकें, इसीलिए हम ABC एनालिसिस कर सकें। ये एक ऐसे आइडिया पे बेस्ड है जो बोलता है कि भाई स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स ही होते हैं इन्वेंट्री में जो टिपिकली हमारा बल्क ऑफ द मनी वैल्यू बनाते हैं, है ना। सिमिलर वे में हमारे एग्जाम्स में भी कुछ स्मॉलर चैप्टर्स ही होते हैं जो कि ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, while a large number of item make up a small portion of the money value resulting in a small number of item being closely controlled। देखो, हमको अगर पता है कि ABC एनालिसिस से मेरे को ये पता चल गया कि भाई ए वाली जो इन्वेंट्री है ना वो कम होती है लेकिन ज्यादा पैसे की होती है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखूंगी। बी वाले थोड़े से ज्यादा होते हैं और उनके पैसे भी अननॉर्मल होते हैं तो उसका कंट्रोल मैं थोड़ा कम रखूंगी। सी वाले इनके पैसे बहुत कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं तो उनके ऊपर तो मैं बहुत ही कम कंट्रोल रखूंगी। तो इसीलिए बोला गया कि हम लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स पे स्मॉल पोर्शन ऑफ द मनी वैल्यू होता है, इसीलिए हमको सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स को क्लोजली कंट्रोल करना पड़ता है जो कि ए वाले होते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 3 कैटेगरीज हैं ABC, उनके आइटम्स दिए हुए हैं, कितने नंबर्स हैं। नंबर में देखो ए वाला सिर्फ 6% है पर अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे तो 70% है और सी वाला 60%, 64% है क्वांटिटी में लेकिन वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक है, इसीलिए हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर देना पड़ता है और सी वाले के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये नहीं करे होते तो हम तो सबके ऊपर इक्वली ध्यान देते, पर जब हमको ये पता है तो हम अपने स्टेप वाइज सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है स्मार्ट वर्क। ABC एनालिसिस स्मार्ट वर्क जो हम एग्जाम के 1-2 दिन पहले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ABC एनालिसिस, क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ आइटम्स। हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्लोजली और स्ट्रिक्टर कंट्रोल रख सकते हैं उनके ऊपर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी रेगुलेटेड और फंड को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि भाई किसमें कितना ज्यादा पैसा लग रहा है उस हिसाब से हम फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। विद ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री हमारा मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी सेव होगा क्योंकि हमको पता है कि किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, इनके ऊपर। नॉर्मली पहले हम क्या करते थे पता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम सबके ऊपर इक्वल ध्यान देते थे तो ऐसा होता था कि सारी इन्वेंट्री अप्रॉक्स इक्वली खराब हो जाती थी जिसके कारण खर्चा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता था क्योंकि ये वाली इन्वेंट्री का खर्चा बहुत ज्यादा था। पर अब हम इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से इनका खर्चा कम होता है जिसके कारण एट लास्ट पूरा का पूरा खर्चा कम होता है क्योंकि लॉस कम हो गया है इन वाली इन्वेंट्रीज का, ए वाली इन्वेंट्रीज का। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक फॉर सी पता है हमको जबकि एकदम ही कम खर्चा लगाने वाला है हमारा तो हम पहले से बहुत सारा स्टॉक उसका मेंटेन करके रखेंगे ताकि बाद में इसके कारण तो टेंशन ना आए, है ना। नेक्स्ट साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जब आप इसको साइंटिफिकली सही तरीके से मेंटेन करते हो ना उसके कारण हमारा टर्नओवर रेशियो भी हाई मेंटेन रहता है। टर्नओवर रेशियो मतलब कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो रही है वो भी मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, next moving towards FSN analysis, that is fast moving, non moving and slow moving inventory। फास्ट मूविंग एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसी इन्वेंट्री जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। स्लो मूविंग जो बहुत धीरे धीरे खत्म होती है। नॉन मूविंग वो तो कभी जमाने में मूव ही नहीं होती। एग्जाम्पल देख लो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्रेड, मिल्क, एग ये सारे फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है किसी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। विंटर कोट्स और फॉर्मल वेयर्स हमारे क्लोथिंग स्टोर के लिए बहुत स्लो मूविंग है क्योंकि एक सीजन आता है तभी ये मूव होते हैं। नेक्स्ट
नॉन मूविंग इन्वेंट्री है ओल्ड वीडियो गेम्स, एक टॉय स्टोर के लिए, क्योंकि ये वीडियो गेम्स अब कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए ये क्या हो गए, नॉन मूविंग इन्वेंट्री हो गए। ठीक है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री हैव अ हाई टर्नओवर रेशियो, आंसर इज नो। हाई टर्नओवर किसका होगा, हाई टर्नओवर मतलब कौन कितनी जल्दी मूव हो रहा है, हाई टर्नओवर रेशियो होता है हमारे फास्ट मूविंग इन्वेंट्रीज का। मूविंग फॉरवर्ड टू स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग स्टॉक का ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। देखो अगर कभी ना स्लो मूविंग और नॉन मूविंग इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट आ गया, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग इन्वेंट्री किसकी, रॉ मटेरियल की, उसमें इंपेयरमेंट आ गया। इंपेयरमेंट मतलब पहले उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, अब उसकी वैल्यू घट के 50 रुपए हो गई है। हमने जब खरीदा था तब 100 रुपए थी, अभी हमारे पास वो स्टॉक में रखा हुआ है, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 50 रुपए हो गई है। तो क्या इसका इंपेयरमेंट किया जाएगा, तो बोला गया कि इंपेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ दो स्टॉक्स शैल बी इग्नोर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस। हम उसका इंपेयरमेंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, किसका, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री का। नेक्स्ट, एनी इंपेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रेडी फॉर सेल, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, रेडी फॉर सेल है, फास्ट मूविंग है, उन लोगों का वैल्यू किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट, वेद एनालिसिस, दैट इज वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस। ये ना स्पेसिफिकली हम स्पेयर पार्ट्स का करते हैं। ये क्या बोलता है पता है, ये बोलता है कि भाई देखो स्पेयर्स जो है ना, उनको तुम एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा पैसे वाला, कम पैसे वाला, सबसे कम पैसे वाला ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा, कौन कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने प्रोडक्शन में, उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल स्पेयर्स वो होते हैं जिनका अगर स्टॉक आउट थोड़े समय के लिए भी हो गया ना तो प्रोडक्शन रोकना पड़ जाएगा। ठीक है, और इसका खर्चा बहुत ज्यादा हाई होता है। कैसे, जैसे कि कार असेंबली में इंजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना आगे प्रोडक्शन असेंबली नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये जरूरत है, ये हमारा वाइटल बनता है, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसेंशियल ऐसे स्पेयर्स होते हैं जिनका एब्सेंस हम टॉलरेट कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए और एक दिन के लिए मैक्सिमम, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका लॉस्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे इसके लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे थे जो नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि टायर कार असेंबली में बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं हुए एक दिन के लिए भी तो आगे हमको फिर प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। ठीक है, डिजायरेबल मतलब ऐसे स्पेयर्स जो चाहिए लेकिन अगर इनका एब्सेंस रहा एक वीक या उससे ज्यादा के लिए तो भी हमारा प्रोडक्शन रुकने नहीं वाला। जैसे कार असेंबली में सीडी प्लेयर अगर होगा भी नहीं तो भी हम चला लेंगे, एक दो दिन वो नहीं डलेगा तो भी हम चला लेंगे, उससे प्रोडक्शन नहीं रुक रहा हमारा। ठीक है, लेकिन इंजन और टायर नहीं होगा तो हमको प्रोडक्शन रोकना पड़ जाएगा। तो यही चीज याद दिया हुआ है कि कई सारे स्पेयर्स हमारे वैल्यू कम होती है उनकी, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए हर चीज को ABC के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करना इज नॉट गुड। आपको कुछ चीजों को ऐसे भी डिवाइड करना पड़ेगा कितना वो प्रोडक्शन के लिए वैल्यूएबल है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम ना एक ऐसी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। कैसे पता है, इन्वेंट्री को कम करके, इन्वेंट्री को रिड्यूस करके और उससे रिलेटेड कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके। जस्ट इन टाइम ने बोला कि भाई तुम्हारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, जो बोलता था कि भाई इन्वेंट्री मेंटेन करना जरूरी है तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा, वो हटाओ, उसका जमाना गया। अब आ गया मॉडर्न इन्वेंट्री सिस्टम, मेरा जमाना आ गया, बोल रहा है जस्ट इन टाइम कि भाई अब देखो, अब तुमको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा सिस्टम फॉलो करो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो करो, तुम इन्वेंट्री मेंटेन करना भूल जाओगे। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फोकस करता है कि राइट मटेरियल मंगाओ, राइट टाइम पे मंगाओ, राइट प्लेस पे मंगाओ, एग्जैक्ट अमाउंट का मंगाओ विथआउट द सेफ्टी नेट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट का मंगाओ, 10,000 यूनिट्स चाहिए ना तो 10,000 ही मंगाओ, तुम उससे ज्यादा का टेंशन लो ही मत। ठीक है, तुम सेफ्टी नेट ऑफ इन्वेंट्री रखना भूल जाओ अब से कि भाई हमको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रखने की जरूरत है, ये अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुमको 10,000 की जरूरत है, तुम उतना ही मंगाओगे। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एक ऐसा मेथड है जो कि नॉर्मली रिटेल स्टोर्स यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ज़ूडियो, वेस्ट साइड, वो जब अपना स्टॉक खत्म हो जाता है ना तभी मंगाते हैं, पहले से अंदर नहीं रखते, जो भी उनके शॉप में दिखता है वही होता है उनके पास। ठीक है, तो अब वो खत्म होगा तभी वो नया मंगाते हैं। तो इस केस में वो क्या कर रहे हैं, इस केस में वो इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर रहे हैं, लार्ज इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं, तभी ऑर्डर कर रहे हैं जब रिप्लेनिश करने की जरूरत है। इससे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री कम हो रहा है। हमको बिना मतलब का अपना पैसा फंसा के रखने की जरूरत नहीं है इन्वेंट्री में। हमारे ऑब्सोलेट होने का आइटम का रिस्क जो है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते, चेंज हो जाता है पूरा सिनारियो। ठीक है, एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी।
ठीक है। तो रिटेल स्टोर्स नॉर्मली क्या करते हैं, पहले से स्टॉक मेंटेन नहीं रखते, जब जरूरत पड़ती है, जब रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ तभी मंगाते हैं। तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम, लिस्ट आउट इट्स बेनिफिट्स। देखो जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है वो हमने पढ़ लिया कि ये रिड्यूस करता है इन्वेंट्री और विद द हेल्प ऑफ दिस ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली बात तो इस सिस्टम में सप्लायर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप सप्लायर के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो इन्वेंट्री नहीं होगा तब भी आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगा। मतलब जब जरूरत होगी तब हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। कब, जब आपके साथ सप्लायर का रिलेशनशिप अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाती है क्योंकि हमको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ज्यादातर वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वेंट्री में ही फंसा होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज की जो स्पेस है वो भी हमको कम लगेगी क्योंकि इन्वेंट्री के लिए जगह देनी ही नहीं है। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट नहीं होती क्योंकि हम पहले से मंगा के नहीं रखते हैं। सप्लाईज एट रेगुलर इंटरवल हम कराते रहते हैं, हम पूरा एक बार में मंगा के नहीं रखते। तो ये हमारे बेनिफिट्स होगा रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस, हमने अभी देखा कि कितनी जल्दी से आपका इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो रहा है, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहलाएगा। कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कितनी जल्दी आप नया लेके आ रहे हो। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल, कितना हमने कंज्यूम किया, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब हमारा जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है वो फास्ट मूविंग है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अलग अलग मटेरियल्स का। आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और क्लोजिंग को लिख दिया। सबसे पहले हम निकालेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालने के लिए बोला गया वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालता है, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ ए प्लस बी माइनस सी, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 56,000। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट एवरेज स्टॉक निकालूंगी। एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8,000 एंड 10,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो डी डिवाइडेड बाय ई कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ रहा है 7 टाइम्स, यहाँ पे आ रहा है 2.5 टाइम्स। बताओ कौन सा ज्यादा फास्ट है, फास्ट मूविंग है। तो हमारा जो ए है वो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है, बी इज द स्लो मूविंग इन्वेंट्री। मूविंग फॉरवर्ड टू हमारा वैल्यूएशन, कि मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा। देखो मटेरियल का जो वैल्यूएशन है ना, मतलब मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करोगे, कॉस्ट कैसे निकालोगे, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जितना मैं उसको परचेस किया वो लोगे, जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किए वो लेंगे, फ्राइट इनवर्ड मतलब मटेरियल को हमारे यहाँ तक लाने का खर्चा हम लेंगे, इंश्योरेंस ऐड करेंगे, बाकी सारे एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे जो कि प्रोक्यूरमेंट से, परचेस से रिलेटेड होंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रीबेट्स माइनस करेंगे, रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को माइनस करेंगे क्योंकि ये सारे हमको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, रीबेट डिस्काउंट मिल जाएगा, रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टैक्स पे किया, कुछ रिफंड हो गया तो रिफंड में मिल गया। ठीक है। ये सारे हमारे मटेरियल के कॉस्ट बनेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट का कॉस्ट, हम मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। हमने पहले देख लिया, कॉस्ट शीट के अंदर भी देख लिया था कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड नहीं होता। नेक्स्ट आता है, अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसको हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन दैट केस क्या इस्तेमाल होगा। तो देखो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल के लिए हम यूज करेंगे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट एम्प्लॉय का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करेंगे, शेयर ऑफ एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एडमिन का खर्चा होगा ना वो यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी तो कोई ऑफिसर बैठा होगा ना, उसका खर्चा बस यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा कोई और एडमिन का खर्चा जो शेयर इसके साथ शेयर हुआ है वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी शेयर ऑफ एडमिन ओवरहेड इसके साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो कि हम आगे जाके हमारे किसी और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जिस प्रोडक्ट को, जिस फाइनल प्रोडक्ट को तुम बनाने वाले हो ना, उसमें वैसे ही एडमिन का खर्चा ऐड होगा, एडमिन का शेयर ऐड होगा। इसमें भी तुम एडमिन का शेयर ऐड कर दोगे, इसमें भी तुम एडमिन का शेयर ऐड कर दोगे, तो क्या डबल डबल कैलकुलेशन करोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम ये वाले मटेरियल में, जो रॉ मटेरियल हम खुद बना रहे हैं, उसमें हम एडमिन का ओवरहेड जो शेयर बेसिस में आया उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट में वैसे ही इंक्लूड होने वाला है। ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, मटेरियल ओवरहेड इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मटेरियल ओवरहेड? क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल जो मैं बाहर जाके नहीं बेचने वाली, इससे मैं खुद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसको बेचूंगी, तो इसके लिए तो मैंने कोई भी मार्केटिंग ओवरहेड नहीं किया ना।
तो इसीलिए इसमें मार्केटिंग ओवरहेड नहीं इंक्लूड होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैप्टिव कंजम्पशन। देखो दो चीजें हैं, पहला होता है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, दूसरा होता है कैप्टिव कंजम्पशन। दोनों जगह मटेरियल हम ही बना रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो समझ लो, हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कार का जो इंजन लगता है वो इंजन भी हम ही बनाते हैं, ठीक है, ये इंजन भी हम ही बनाते हैं। इन दैट केस ये कार का इंजन जो है ये क्या हुआ? सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, क्योंकि इस कार को जो जिसमें हम ये इंजन डाल रहे हैं उसको मैं बाहर बेचने वाली हूं। इन दैट केस सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कार में ये जो इंजन है वो मैंने बनाया है और इस कार को मैं अपने लिए इस्तेमाल करती, इन दैट केस ये कैप्टिव कंजम्पशन के लिए होता, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन इंजन, खुद इंजन बना रही है। दे आर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बट दे ऑल्सो यूज सम ऑफ द इंजन फॉर देयर ओन कार्स, दिस इज कैप्टिव कंजम्पशन। खुद की कार के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो वो कैप्टिव कंजम्पशन में जाएगा, जो तुम बाहर बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्टिव कंजम्पशन में कैसे वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में दिया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ लिया है। पर एक बार आपको क्लैरिटी आ जाए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड का खर्चा लोगे, एम्प्लॉय का खर्चा, एक्सपेंसेस लोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड लोगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, एडमिन का खर्चा। इसके अलावा हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, रिकवरी फॉर सेल्स, स्क्रैप, वेस्टेज, क्योंकि कंजम्पशन है इसीलिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें कंजम्पशन नहीं होता, जब उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट हो जाता है तब हमारे पास कंजम्पशन आता है। तो हम एज कैप्टिव कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे और सेल अगर करते रहे कुछ स्क्रैप को तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वेस्टेज का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा कैप्टिव कंजम्पशन का वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेयर्स स्पेसिफिक टू इक्विपमेंट नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। कोई स्पेयर, समझ लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर के अंदर ये बटन टूट गया था तो ये स्पेयर है, ये स्पेयर इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर का है, तो इस केस में उस स्पेयर को मैं इस कैलकुलेटर के साथ ही कैपिटलाइज कर दूंगी, इस स्पेयर को मैं इन्वेंट्री में नहीं डालूंगी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगी, इसको इसी के साथ कैपिटलाइज कर दूंगी। जब कोई स्पेयर किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए आता है तो उस केस में वो उसी के साथ कैपिटलाइज कर दिया जाता है। कैपिटलाइज कब तक कर सकते हो? जब तक ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट को कैपिटलाइज कर रहे हो तब तक उसकी इन्वेंट्री, उसका जो पर्टिकुलर आइटम है, मटेरियल है, उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। हमको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर का जो केस स्टडी देखा था उसमें समझ लिया था कि भाई जो नॉर्मल लॉस होता है वो हमारी बची हुई इन्वेंट्री में ही इंक्लूड हो जाता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, इवोपरेशन, गेन ड्यू टू इलांगेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बिफोर द मटेरियल इज रिसीव्ड शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल कॉस्ट। ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल लॉसेज हैं, नॉर्मल लॉसेज हैं, इसीलिए ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इन आर मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉरेक्स कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल कॉस्ट कन्वर्टेड एट ट्रांजैक्शन रेट। क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा हैरी जो US में रहता है, ये है हमारा रामू जो इंडिया में रहता है, ठीक है। रामू ने क्या किया, इस हैरी से सामान खरीदा, हैरी से मटेरियल खरीदा $2 लाख का, ठीक है, $2 लाख का खरीदा। जिस दिन ट्रांजैक्शन किया ना उस दिन रेट था 80 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। लेकिन बाद में ये रेट, अभी तक उसने उसको पैसे नहीं दिए, पैसे 2-3 महीने बाद देने वाला है। जब वो पैसे देना चाह रहा है ना तब रेट हो गया एट द रेट 96 पर डॉलर, रुपीज 96 पर डॉलर हो गया। तो बताओ मैं किस में रिकॉर्ड करूं, मैं इस वाले में रिकॉर्ड करूं कि इस वाले में रिकॉर्ड करूं? तो बोला गया कि भाई जो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस दिन ट्रांजैक्शन का रेट है उसी रेट पे तुम रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं उनको तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे अंडर कॉस्ट, ठीक है। तो फॉरेक्स कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल कॉस्ट कन्वर्टेड एट ट्रांजैक्शन रेट, सब्सिक्वेंट चेंजेस नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ये भी फिर फाइनेंस का खर्चा हो जाएगा और फाइनेंस का खर्चा हम नहीं इंक्लूड करते हमारे मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीमरेग और डिटेंशन चार्जेस और पेनाल्टी लेवीड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आर मटेरियल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज डीमरेग एंड डिटेंशन चार्जेस? देखो, मैंने समझ लो मैंने वेसल में सामान मंगाया, बाहर से US से मैंने सामान मंगाया वेसल में, पर ना ये सामान आ रखा था, कब आ गया था? 2 अप्रैल को आ गया था। मैं आज कितनी तारीख हो गई है? 14 अप्रैल हो गई है। 14 अप्रैल तक मैंने अभी तक सामान लेके मैं वापस नहीं आई वहां से, मतलब कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए।
12 दिन हो गए, मेरा सामान वेसल के पास ही रखा हुआ है, मैं अभी तक लेके ही नहीं आई उसको। इन दैट केस यहाँ पे 7 दिन का ना फ्री मिलता है कि 7 दिन तक तो चलो हम सबको देते हैं, 7 दिन से ज्यादा लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाएंगे। चार्ज क्या होता है? डीमरेज चार्ज। जब तुम्हारा सामान आ गया और लेके नहीं जा रहे हो, डीमरेज चार्ज तुम्हारे ऊपर लगता है। तुम सामान ले गए, ठीक है, कंटेनर पूरा लेके जाना पड़ता है कि वहीं पे खाली नहीं कर सकते ना, हम कंटेनर उठा के लेके जाएंगे, कंटेनर उठा के लेके गए, कंटेनर लेके गए और फिर 7 दिन से ज्यादा लगा दिए, फिर वापस नहीं दिया, तो उस केस में डिटेंशन चार्जेस लग जाएंगे। जब तुम कंटेनर वापस नहीं करते तो डिटेंशन चार्जेस लग जाते हैं, जब तुम कंटेनर लेके नहीं जाते तो डीमरेक चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, डीमरेक, डिटेंशन चार्जेस, ये सब क्या है? ये सब तुम पैसे नहीं दे रहे हो, तुम लेके नहीं जा रहे हो इसलिए लग रहा है। ये तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं, इसीलिए ये हमारे मटेरियल का खर्चा नहीं बनता। नेक्स्ट, कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव हमको मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, वो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमको मटेरियल से रिलेटेड पैसा किसी और ने दे दिया। जैसे गवर्नमेंट कुछ चीजों के लिए सब्सिडी देती है, तो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी मिल रही है ना, वो क्या करेगी? अपने खर्चों में से उसको रिड्यूस कर देगी। अगर मटेरियल रिलेटेड सब्सिडी मिल रही है तो हम उसको खर्चों से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा आपको वापस मिल गया, आपको नहीं देना पड़ा, इसलिए मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। जो भी एबनॉर्मल होगा वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। नॉर्मल लॉस जो होता है वो मटेरियल के बचे हुए करेक्ट यूनिट्स पे ही चार्ज हो जाता है। इन केस ऑफ मटेरियल दैट सफर्स लॉस इन वेट ड्यू टू इवापोरेशन, द इशू प्राइस ऑफ द मटेरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। आंसर इज यस, क्योंकि इवापोरेशन जो है वो नॉर्मल लॉस है ना, नॉर्मल लॉस है, इसीलिए इसमें जो भी करेक्ट यूनिट्स बनेंगी उसके ऊपर वो लॉस को चार्ज कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज अकॉर्डिंग टू कैश 6 कैसे वैल्यूएशन होता है? कंसिस्टेंट कॉस्ट फ्लो एजम्पशन मेथड यूज करना। तुम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हो, वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो, जो भी यूज करो कंसिस्टेंटली यूज करना। ठीक है, व्हेन मटेरियल्स आर अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर तुम स्टैंडर्ड कॉस्ट में मटेरियल को लिख रहे हो, इन दैट केस जो भी प्राइस वेरियंस आएगा ना रिलेटेड टू मटेरियल, वो मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मटेरियल को रिकॉर्ड किया, मेरा मटेरियल का एक्चुअल खर्चा था 140 रुपए, पर ना मैं ज्यादा होशियार, मैं बोल रही हूँ कि भाई 100 रुपए मैं स्टैंडर्ड ही लेके चलूंगी, मैं एक्चुअल खर्चे नहीं चार्ज करती अपने मटेरियल में, मैं तो स्टैंडर्ड ही चार्ज करूंगी। इन दैट केस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम स्टैंडर्ड में कैसे चार्ज कर सकते हो, तुम्हारा खर्चा तो एक्चुअल 140 लगा ना, भले तुम अपने अकाउंट्स में दिखाने के लिए 100 दिखाओ, पर बाद में नीचे में अलग से रिकॉर्ड कर देना कि भाई 40 जो है हमारा वेरिएंस आया था ड्यू टू प्राइस। ठीक है, तो इसको भी तुमको मटेरियल के खर्चे में इंक्लूड करना पड़ेगा, भले सामने ना दिखाओ, नीचे में लिखो, उस कॉस्ट में शीट में दिखना चाहिए तुम्हारी। ठीक है, व्हेन मटेरियल्स आर अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, द प्राइस वेरिएंस रिलेटेड टू मटेरियल, वो भी मटेरियल का कॉस्ट बनता है। एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, हमको पता है P&L अकाउंट में जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो कैश 5 के हिसाब से निकाला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैश 5 के हिसाब से, उसके अंदर जो भी फ्लाइट का चार्ज है वो इंक्लूड होगा, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज, हैंडलिंग का चार्ज, इंश्योरेंस का चार्ज और बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, टैक्स, लाइसेंस, परमिट, ये सारे खर्चे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट मे बी इंक्लूडेड। देखो, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है हमको पता है, ऐसा खर्चा जो कि एक्चुअल में हुआ नहीं, हमने मान लिया है ना। इस इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जा सकता है। कब कब? जब इम्प्यूटेड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल से, जब इम्प्यूटेड कॉस्ट मेजरेबल, आप इजिली मेजर कर सकते हो, प्लस इम्प्यूटेड कॉस्ट का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, यूज है, मीन्स आपके सिचुएशन के हिसाब से यूज है, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। नॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, एबनॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव ट्रीटेड एज लॉस। नॉर्मल होगा तो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करोगे, एबनॉर्मल होगा तो लॉस ट्रीट करोगे और इसको कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि भाई देखो 12,000 kg ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग जून, जिसका लॉट प्राइजेस दिया हुआ है, अलग अलग लॉट प्राइजेस सप्लायर ने बता दिया है। हमारा लॉट कौन सा वाला है? 1000 से 1500 वाला है, तो उसके हिसाब से 20 पर kg हमको चार्ज होगा। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, एडिशनल चार्ज हमको चार्ज किया जाएगा फॉर कंटेनर 10 रुपए पर ड्रम, और हर एक ड्रम में 25 kg आ जाता है, मतलब 1200 kg मेरे को टोटल लेके जाना है, 25 kg एक ड्रम में आ जाता है, मतलब मेरे को टोटल 48 ड्रम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट 10 पर ड्रम चार्ज होगा, और अगर मैंने ड्रम वापस कर दिया तो 8 पर ड्रम मेरे को वापस भी मिल जाएगा। जीएसटी रॉ मटेरियल में 12% चार्ज होगा, 5% चार्ज होगा ड्रम में। टोटल फ्राइट पेड बाय द परचेसर 240 रुपए पे किया परचेसर ने फ्राइट। इंश्योरेंस 2.5% है और नॉट नेट इनवॉइस वैल्यू पे। स्टोर्स ओवरहेड हमको लग रहा है 5% ऑन टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो देखो, नेट इनवॉइस वैल्यू पे इंश्योरेंस चार्ज होगा,
टोटल परचेस कॉस्ट पे स्टोर्स ओवरहेड चार्ज होगा। अब ये नेट इनवॉइस क्या होता है, टोटल परचेस क्या होता है, जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होगा, ये सब हमको अभी देखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्वेश्चन। द इंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन, पूरा हमने रिसीव कर लिया, पूरा प्रोडक्शन को इशू भी कर दिया। कंटेनर्स आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, मतलब जितने कंटेनर आए थे पूरे वापस कर दिए। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस बनाना है, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन बनाना है। अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई 10 रुपए का हमारा ड्रम था, हमने वापस कर दिया और 8 रुपए वापस मिल गए, तो जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए था, 2 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज होना चाहिए था। पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने 10 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज किया है, तो हम भी यही फॉलो करेंगे जैसा इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया। ठीक है, बिना कोई टेंशन के, जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रही है वही फॉलो करना है हमको। ठीक है, देखो बेसिक प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हमको क्या होगा, हमारा 20 पर केजी होगा, हमने पहले ही देख लिया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिट कॉस्ट है 20 रुपए और 1200 केजी हम खरीद रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो 24,000 हमारा हो जाएगा टोटल प्राइस। नेक्स्ट मेरे को मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं 20 रुपए का 20% निकालूं तो मेरे को 4 रुपए मिलता है, और अगर मैं 24,000 का 20% निकालूं तो मेरे पास ये आ जाता है 4,800। ठीक है, नेक्स्ट देखो ड्रम के चार्जेस क्या दिए हुए हैं। एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर 10 रुपए पर ड्रम बोला गया, और हर एक ड्रम 25 केजी का। अगर मैं पर केजी निकालना चाहूँ तो 10 रुपए पर ड्रम है, टोटल इसमें 25 केजी आता है, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 0.4। ठीक है, इसके बाद मैं अगर टोटल खर्चा निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगी भाई 1200 केजी है मेरे पास, 25 केजी एक ड्रम में आता है, टोटल मेरे को 10 रुपए पर ड्रम पड़ता है, तो मेरे पास ये खर्चा हो जाएगा अराउंड 480। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या ऐड करूंगी, तो इसके बाद जीएसटी दिया हुआ है तो जीएसटी ऐड कर देंगे। कितना, 12% ऑन रॉ मटेरियल, 5% ऑन ड्रम। तो रॉ मटेरियल मेरा कितना चार्ज होगा, देखो रॉ मटेरियल का खर्चा मेरा आता है जब मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देती हूँ, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने से मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा आ जाएगा यहाँ पे 16 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगा 24,000 माइनस 4,800, दैट इज इक्वल टू 19,200। तो 19,200 पे मैं 12% चार्ज करूंगी, और 480 पे मैं 5% चार्ज करूंगी। तो वही हम यहाँ पे करने वाले। अगर मैं पर यूनिट में बात करूँ तो 16 रुपीज़ के ऊपर मैं 12% चार्ज करूंगी, और 0.4 के ऊपर मैं 5% चार्ज करूंगी। ठीक है, तो ये 1.94 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखें तो 19,200 के ऊपर 12% चार्ज करेंगे, और 480 के ऊपर 5% चार्ज करेंगे। क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करते रहना, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, हमको क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2328। और कोई भी डाउट होना आपको तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं बिना कोई टेंशन के ना। ये आपके पास आ गया हमारा इनवॉइस प्राइस 18.34 मेरा आ गया पर यूनिट, और अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये आ गया 22,008 रुपीज़। ठीक है, ना मूविंग फॉरवर्ड हमको क्या बोला गया था, इनवॉइस प्राइस जो होगा, इनवॉइस प्राइस कैसे बना वो समझो। इनवॉइस प्राइस में हमारा जीएसटी ऐड हुआ है। जीएसटी कैसे निकला, जैसे जो भी उसके पहले के खर्चे थे वो सब हमने ऐड कर दिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड, हमारे ड्रम रिलेटेड खर्चे थे वो हमने ऐड कर दिए, उस पर जीएसटी चार्ज किया। जीएसटी चार्ज करने के बाद हमारा नेट इनवॉइस प्राइस आया। नेट इनवॉइस प्राइस पे अब मैं चार्ज करूंगी इंश्योरेंस का खर्चा जो कि है 2.5%। ठीक है, तो एट द रेट 2.5% मैं नेट इनवॉइस प्राइस पे चार्ज करूंगी। तो 18.34 का 2.5% इज 0.4585, और अगर हम 22,008 का निकालें 2.5% तो दैट इज इक्वल टू 550.20। ठीक है, इसके बाद देखो इंश्योरेंस के बाद हमको फ्राइट का खर्चा दिया हुआ है। फ्राइट का खर्चा बोला गया 240 रुपए, तो 240 टोटल हमने पे किया। पर यूनिट हिसाब से निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और अगर मैं 240 यहाँ लिखूंगी तो पूरा 240 ही लिखूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास टोटल खर्चा आ गया ये 18.9985, और यहाँ पे मेरे पास खर्चा आ रहा है ये 22,798.2। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ड्रम को रिटर्न किया। ड्रम को रिटर्न करने का मेरे को 8 पर ड्रम रुपए चार्ज हुआ। ठीक है, तो 8 पर ड्रम मतलब 8 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 0.32, और यहाँ पे आ जाएगा 8 पर ड्रम मल्टीप्लाइड बाय 48 दैट इज इक्वल टू 384। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास क्या आता है बताओ। इसके बाद तो मेरा सारा खर्चा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कोई भी खर्चा बचा नहीं है मेरा एक्सेप्ट स्टोर्स ओवरहेड, क्योंकि वो तो टोटल परचेस पे ऐड होगा। तो अब टोटल परचेस का प्राइस हम टोटल कर लेते हैं। ये आएगा 18.6785, और ये हमारे पास आएगा 22,414.2। ठीक है, अब इसमें मैं क्या चार्ज करूंगी, स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड बोला गया था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे चार्ज करना, इसलिए हम 5% अभी चार्ज कर रहे हैं टोटल कॉस्ट पे। नेट इनवॉइस कब आता है, जीएसटी के बाद। टोटल परचेस कब आता है, जब पूरा परचेस से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, फ्राइट का, इंश्योरेंस का सब कुछ ऐड कर देते हो, तब टोटल परचेस मिल जाता है। अब इसमें 5% हम ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 0.9339,
और यहाँ पे मैं अगर 5% ऐड करूँ किस पे 22414.2 पे 5% हम चार्ज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1120.71। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम टोटल कर लेंगे हमारे खर्चों को, तो हमारे पास आ जाएगा 19.6124 एंड 23,534.91। ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको और कुछ नहीं है। ठीक है। नॉर्मली सिचुएशन होता तो हम जीएसटी चार्ज करते 2 रुपए पे, पर इंस्टीट्यूट ने जैसा सॉल्व किया है हमने वैसे ही प्रेफर किया, 10 रुपए पे ही जीएसटी चार्ज किया। सो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। आई नो मटेरियल कॉस्ट आज खत्म करने वाली थी मैं, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बचे हैं जिनको हमको थोड़ा टाइम देना जरूरी है, इसीलिए कल भी हम मटेरियल कॉस्ट कवर करेंगे। ये ध्यान रखना 15th में हमारा एंड है, तो वहां तक हम खत्म कर लेंगे, तो उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। नोट्स का लिंक अपडेटेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।